असाइनमेंट बनाया किसी ने? नहीं, बैठ के बच्चे हैं। चलो पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ रहे बेटा फटाफट से। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हमने एक कैंथर का डायग्राम बनाया था, ठीक है। उसमें हमने लेयर्स बनाई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक दो चीजें ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी साथ रखा करो और यहीं पे पढ़ लिया करो, क्योंकि क्या होगा, क्लास 12th के लिए अलग से टाइम ना आपको मिलेगा ना कभी आपको हम दे पाएंगे अलग से ऐसे टाइम, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 12th की तो साथ ही पढ़ो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट हमने जो पढ़ा है ये पढ़ा था नहीं? सही है, हमने यहां पे लेयर्स के नाम लिखे थे, याद होगा। ये एपिडर्मिस है, ठीक है, यस। इसको हमने एंडोथीशियम लिखा था। फिर हमारे पास मिडल लेयर था, ये टेपिटम था। और टेपिटम के बाद यहां पर अंदर जो सेल्स थे उनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोला था। क्या बोला था? स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई कृपया करके बैठ जाओ जल्दी से और स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक जो कॉर्नर है पूरा, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास 4 लेयर हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर होता है, ठीक है। एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। क्लियर है? हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है। हमने यंग एंथर की बात कर ली है, उसमें लेयर्स बता दिए। जब यंग एंथर से मैच्योर एंथर बनेगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। यंग एंथर से मैच्योर एंथर में क्या चेंजेस होंगे उस पर बात कर रहे हैं। जब हम यंग एंथर बना रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 लेयर्स हैं यंग एंथर में। इस तरीके से 4 लेयर्स हैं हमारे पास। यंग एंथर जब हम बना रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास 4 लेयर्स हैं जो हम यहां पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दें बेटा आप। यहां पर हमारे पास 4 लेयर हैं जो हम यहां पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, ये एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर के जो सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला है? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला है। क्या बोला है? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब हम बात करते हैं यंग एंथर मैच्योर में कन्वर्ट होता है। यंग एंथर ग्रीन होता है इस तरीके से। जब वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है तो दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? वो डिहाइड्रेट हो जाता है और साथ में मतलब डिहाइड्रेट हो जाता है और ड्राई हो जाता है। तो वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, ऐसे हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है, डिहाइड्रेट ड्राई हो जाता है। मैच्योर एंथर का जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मैच्योर एंथर में 2 ही लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम होती है। उसके बाद हमारे पास ये जो जगह है माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं इसको, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाता है पॉलन सैक में। माइक्रोस्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन सैक में। तो ये जगह क्या बन जाती है? पॉलन सैक बन जाती है। एनसीईआरटी इन दोनों पे एरो लगा के पॉलन सैक्स लिखता है,
ठीक है। यहां पर अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू थे, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन। क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास क्या है बेटा, पॉलन सैक है और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? तो चेंजेस आपने क्या ध्यान रखना है कि यंग एंथर में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। कितना माइक्रो स्पोरेंजियम है, 4, है ना? अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो कायदे से एक पॉलन सैक, दो पॉलन सैक होना चाहिए, पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको और इसको मिलाकर पॉलन सैक्स लिख दिया है। तो हमारे पास यहां पर मैच्योर एंथर में क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक। इसको भी हम 4 लिख रहे हैं। ठीक है। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू है। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, क्या है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये समझ में आ रहा है? यहां पर हमारे पास क्या क्या है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अब यहां माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉलन सैक। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसमें कितनी लेयर है, 4। इसमें कितनी लेयर है, 4 लेयर्स हैं। इसमें कितनी लेयर है, 2 लेयर है। कौन सी 2 लेयर है, एनसीईआरटी है सबके पास? एक बार मैच्योर एंथर का डायग्राम देखो, आपको एपिडर्मिस और एंडोथीशियम दिख जाएगी। मिडल लेयर और टेपिटम टूट जाती है। ठीक है, मिडल लेयर और टेपिटम क्या है, टूट जाती है। मिडल लेयर और टेपिटम टूटने के बाद मैच्योर एंथर में 2 ही लेयर बचती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। दिख रहा है सबको डायग्राम में, दिखा बेटा डायग्राम में, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम बचती है। क्लियर है? और मैच्योर एंथर बनते वक्त ये ड्राई होता है, डिहाइड्रेट होता है। यहां पर एक पॉइंट बनता है जहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहां प्रेजेंट है, जहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। सही है, क्लियर है? इसका एक और नाम दिया जाता है स्टोमियम। क्या नाम दिया जाता है, स्टोमियम। इसका एक और नाम दिया जाता है स्टोमियम। और ये जो प्रेजेंट है बेटा, ये एक लाइन है, इसको लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या होती है, जहां से एंथर खुलेगा, जहां से एंथर खुलेगा, ड्राई जब होगा ना, तो एंथर खुल के क्या रिलीज करेगा, पॉलन। तो जहां से एंथर खुल के पॉलन रिलीज करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, या उसका एक और नाम क्या है, स्ट्रोमियम। क्लियर है? कौन सी लेयर डिहाइसेंस में हेल्प करती है, एंडोथीशियम। देखो, एनसीईआरटी लिखती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन करती है और क्या करती है, डिहाइसेंस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? नोट करिए जल्दी से। किसी ने बनाया बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन, अभी नहीं बनाए, पूरा नहीं बनाए? कब तक हो जाएगा, कल बना पाओगे? बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन कब बनेंगे, कर लो यार उसे। कोई क्वेश्चन ना बने हो है, आंसर में करेक्शन लग रहा है तुझे, बता कौन सा लिख के लाया है, एक कागज पे लिख के दे मुझे। ठीक है, हाँ, तभी वेरीफाई करूंगा ना, ऐसे थोड़ी होगा।
लिख लिया बेटा? जल्दी लिख लो एक बार। हर पॉलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। चलो बेटा आगे पढ़ रहे हैं, अगर लिख लिया आपने। और मैं एक चीज प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास 12 के सिलेबस में एनसीईआरटी लेकर बैठा करो। लिखने का पूरा हो जाए तो आप एनसीईआरटी साथ के साथ रीड करो और खुद से रीड करो। समझ में आ रहा है? कोई लाइन समझ नहीं आती है तो बोलकर पूछ लो उसे। टाइम नहीं बचा है कि आप बार बार अलग से रीड करोगे। ये आसान चैप्टर्स हैं, इसको एनसीईआरटी को यहीं से पढ़ लो। क्लियर? नहीं टाइम बचा है इतना ज्यादा। एक एक लोब में 2 पॉलन सैक। असल में क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक डायग्राम में 2 एरो बना के पॉलन सैक्स लिख दिया है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हर माइक्रोस्पोरेंजियम को एक पॉलन सैक लिख रहा है। तो एक लोब में 2 हो गए, एक एंथर में 4 हो गए। मैंने पुराने नोट्स में 2 लिखवा रखे हैं क्योंकि वो 2 होते हैं एक्चुअल में, पर एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में क्या करा है, आप चेक करो एक बार डायग्राम जो दे रखा है, उसमें उसने एरो लगा के 2 उसको पॉलन सैक्स लिख दिया है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप 4 लेके चलो, क्योंकि कहीं क्लियरिटी नहीं है कि कितने होने चाहिए। क्लियर है? वैसे क्या होता है कि ये लेयर और ये लेयर टूट जाती है, मतलब बीच में कोई लेयर ही नहीं होती। तो कायदे से क्या होता है कि ये दोनों मिलके एक पॉलन सैक बनता है, ये और ये मिलके एक पॉलन सैक है। पर एनसीईआरटी ने ऐसे एरो लगा के इनको पॉलन सैक्स लिख दिया है। इसका मतलब एक से ज्यादा पॉलन सैक लिखने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स इन पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के। पॉलन ग्रेन का एक और नाम क्या है, कौन बताएगा? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या नाम है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सबने लिख लिया? कोई लिख रहा था? लिख लिया सबने? हाँ भाई। अच्छा, तुम लोग बैठ के जो अजीब टाइप की शक्लें बनाते रहते हो कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है, सब सही चल रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दो। 4-5 महीने, 4 महीने हैं, मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और जिनका होना होगा 4 महीने में हो जाएगा। ठीक है, अपने बगल वाले को शो करना कि मैं देखो थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना उसका कुछ हो ना तुम्हारा कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो बगल वाले को इंटेलिजेंट शो करके और मुझे उस तरह की शक्लें बना के दिखा के कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई पे ध्यान दो बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? हाँ, मैं इस बात में बिल्कुल श्योर हूं, आपको जितना करा दिया उसके बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप अपने नोट्स बार बार याद कर लो। दूसरा काम क्या करना है, डोपा प्राइम सॉल्व कर लो बस। क्लियर है? इतना ज्यादा आपको समराइज करके दे रहे हैं, बस इतना काम कर लो। क्लियर है? केमिस्ट्री में सर्वेश सर जो करा रहे हैं फिजिकल के, वो क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लो घर पे जाके, उनके अराउंड ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। क्लियर? बाकी और भी कुछ चीजें होंगी उसमें हेल्प करेंगे, पर उस लायक, जैसे मान लो आप में से हमने, आपको लग रहा है कि मुझे इस टीचर का कम समझ आता है, उसका कम समझ आता है, आपको मंजिल इसलिए भी दिया रखा है कि आपको जहां जैसा लगे उस अपने हिसाब से यूज कर लो उस बैच को। क्लियर है? कोशिश करेंगे कि आपको लास्ट में जाके और भी चीजें दें, पर मेक श्योर आप कम से कम उस लायक बन जाओ कि 2 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लो, पूरी 12th कर लो। और 11th अगर कहीं बैकलॉग है उसको मंजिल से देख के खत्म कर लो। देखने का मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान, सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, लेक्चर देख के नोट्स याद कर लो।
समझ में आ रहा है? तब तक वो लेक्चर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और ये गलत फहमी में मत रहो, बाद में समय आएगा, यही है समय जो चल रहा है, इसके बाद कोई समय नहीं बदलेगा, यही है। क्लियर है? ठीक। बस कुछ हैबिट्स आपको अब बदलनी है। चाय पीने मत जाया करो शाम में, कि हम शाम में जाते हैं चाय पियेंगे, अब कुछ खा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं रजिस्टर पेन लेने निकलते हैं, अभी भी कई कई घंटा घूमते रहता है। मत करो। क्लियर? 2 महीने आखिरी के आप जब पढ़ रहे होगे ना, आपको फील होगा कि यार थोड़ा सा टाइम हमें और मैनेज करना था, बस इतना ही फील होता है बच्चे को। क्लियर? आप में से बहुत सारे बच्चे सेकंड ड्रॉप हैं, थर्ड ड्रॉप हैं, किसी के 500 हैं, 450 हैं। पॉइंट क्या है, ये एग्जाम में 90% कट ऑफ है, आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं पाओगे। तो ये जो टाइम चल रहा है कवरेज चल रहा है, कवरेज करो पूरी, कोई टॉपिक छोड़ो नहीं। कैसे करना, मान लो कि कुछ बच्चों ने अभी तक आज तक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा, वो वेट कर रहे हैं कि मेरी बात होती है कुछ बच्चों से, वो कह रहे हैं कि सर सोच रहे हैं अगले साल फिजिक्स करेंगे, इस साल बायो और केमिस्ट्री का नहीं होगा, जीवन भर सिलेक्शन नहीं होगा उसका। जब तक आप लड़ाई की वो नहीं लाओगे अपने अंदर कि नहीं मेरे को जिद है करने की, तब तक होगा ही नहीं। जैसे मान लो एक होती है ना जिद की, क्वेश्चन बन कैसे नहीं रहा है, कोशिश कर लेके बैठे नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, पीछे पड़ गए टीचर के, वो लेके आओ नहीं तो फंस जाओगे। और मान लो नहीं हुआ सिलेक्शन, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तीसरे साल हो गया, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, आपको तैयारी करना आ जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप किसी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको तैयारी करना आना बहुत जरूरी चीज है। कोई एग्जाम तो क्लियर होगा लाइफ में, नहीं तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो जैसे यहाँ पे ये बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, ऐसी दिल्ली में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर ऐसी जगह है जहाँ बच्चे हजारों की संख्या में रहते हैं और वो पढ़ते हैं। उनका एक ही काम है, कोचिंग जाते हैं, जो पढ़ा दे उसको रीड करके बैठ जाते हैं। कई कई साल लगे हुए, 5 5 साल, उनको एक्चुअल में समेटना नहीं आता है। उनको ये भी नहीं पता चलता है कि यार 4 साल पढ़ से वही चीज पढ़ रहा हूँ, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो समेट ही नहीं पाते एग्जाम के टाइम पे। क्या क्या नहीं समेट पाते, उनको पता ही नहीं चलता कितना याद रखना है। उनको ऐसा लगता है कि सब पढ़ लेते हैं, सब पढ़ना ही नहीं होता। अभी यूपीएससी में उन बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं जिनका दिमाग सही चलता है, जिनको पता है, कम एज के सिलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नॉर्मल बीए बीएससी है। उनको ये दिमाग है कि मुझे क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिलेक्टिव होता है, आप कुछ छोड़ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। नीट का एग्जाम गड़बड़ है, कट ऑफ 85 90% है, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? उसका पर एक प्रॉब्लम और है, वो कभी मुश्किल आएगा ही नहीं पेपर। हम चाहे कितनी वीडियोस बना ले, पेपर मुश्किल आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको अगर 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कराने हैं बच्चे से, मुश्किल पेपर कैसे दे सकते हो जब 1 मिनट की एवरेज है उसकी। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कवरेज करो, कोई टॉपिक छूटे नहीं, किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो आपको एक कवरेज दे देगा। जितने क्वेश्चन क्लास में बना लिए उनको दोबारा बनाना, वो कवरेज दे देगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? क्योंकि अगर तैयारी करना नहीं आया तो फ्यूचर में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, कभी कोई एग्जाम ही नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो अभी अपना दिमाग ठीक रखो, जनवरी चल रही है, जनवरी फरवरी क्लास 12 फिनिश करो, सारी कवरेज करो। आपको लगता है इससे टीचर का कम समझ आया, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। बायो में लेक्चर देखने के अलावा नोट्स याद करना सबसे जरूरी काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, नोट्स याद करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बायो में बहुत एक्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ चाहिए आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में चाहिए ज्यादा। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है ना, एक चैप्टर के लगे हुए 200 क्वेश्चन, जिसको सर्किट के क्वेश्चन बनने लगते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो इसी के 2000 क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि उसको सॉल्व भी वही हो रहे हैं। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले पीवाईक्यू में देखो तो सही कितने क्वेश्चन आते हैं उसके। पता चला 2 साल में एक आ रहा है, आप उसी पे लगे हुए हो। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब टाइम है, आप अब से 6 महीने पहले नहीं समझ सकते थे। अब यहां से अपना दिमाग चलाओ, सिलेक्ट कैसे होना है। इन चीजों से सिलेक्ट नहीं होगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप छुट्टी करके घर बैठ गए, तो क्या आपने 3 घंटे सच में बॉटनी पढ़ी उस समय, या 2 घंटे छुट्टी करके बैठे, कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा तो फिर क्लास में पढ़ो। क्लास में भी एनसीईआरटी लेकर पढ़ो, बगल वाला कुछ नहीं बोलेगा कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वो कहेगा कि यार अच्छा इंटेलिजेंट बन रहा है। तुम एक ही पर्पज से बैठे हो सिलेक्शन के लिए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है बगल वाले को, और तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है बेटा, ये जो एज होती है, एक टॉपिक जो तुम्हारे पास ड्रग्स वाले में लिखा हुआ है, वहां क्लियर क्लियर लिखा हुआ है,
ये जो एज होती है इसमें कूल बनना, अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, बेटर दिखाना, ये सबका मन करता है। पर इस एज में बहुत सारी चीजें कंट्रोल करके अगर आप निकल गए तो लाइफ में अच्छा करोगे। इन द एंड जो चीजें आपके हाथ में कंट्रोल करने के लिए वो यही सब है कि आप टाइम कितना कम वेस्ट करते हो। क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा बहुत सारा बच्चा क्या है कि छुट्टी करके घर बैठा है, सिर्फ गिल्ट फील कर रहा है कि क्लास भी नहीं गए, कोचिंग भी नहीं गए, पढ़ भी नहीं रहे हैं, आज का दिन पूरा ऐसे निकाल दिया, अगला दिन फिर खराब कर रहा है, फिर कह रहा है कि यार अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। क्यों? ऑनलाइन में क्या पैटर्न में बताता हूँ, जैसे ही 12th चालू होती है अचानक से फिर बच्चा बढ़ जाता है। जब 12th चालू होगी ना, अचानक से बच्चा, इसका मतलब 11th में बैकलॉग में था, उसने सोचा फिर पढ़ेंगे। जब भी नया चैप्टर चालू होता है अचानक से बच्चा बढ़ा हुआ दिखता है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा अपने हिसाब से प्लानिंग करता रहता है कि यार नया चैप्टर होगा तब पढ़ेंगे, पुराना छोड़ क्यों रहे हो, कितनी बार छोड़ोगे। यहां से वेस्टेज कम कर दो टाइम की, पढ़ाई करो। कोई फर्क नहीं पड़ता बगल वाले से, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिंपल सा लॉजिक है, आपके घर की स्थिति आपको पता है, कितने पैसे हैं, क्या पेरेंट्स करते हैं, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। सारी चीज सबको नहीं मिलती है, इस एज में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। सही है, इस एज में नहीं मिलेगी कि डेली आप नई जैकेट पहनो, नहीं मिलेगा भाई, नहीं है पैसा, नहीं है तो नहीं है ना, उसमें क्या हो गया। और फिर पेरेंट्स के पैसे पे डेली जैकेट पहनोगे क्यों तुम, नई वाली, कोई लॉजिक नहीं है ना। अपने आप को दिमाग मेंटली सही रखो, आपने करना क्या है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हो वो दिक्कत करेगा बाद में। मान लो गलती से बन भी गए ना, वो दिक्कत बहुत करने वाला है, क्योंकि इसमें वो वाला टाइम कभी नहीं आएगा जहां पे आपको कंफर्ट आएगा। आप पूछो डॉक्टर से, बात करो तो बताएगा वो। डॉक्टर कभी भी अपने लिए पैसा कमा ही नहीं पाता है, वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए ही कमाता है। और ये फैक्ट है। और पैसे एक मिनिमम, बेर मिनिमम सबको चाहिए भाई। ऐसा सबको फील होता है ना, ये जो एज होती है कि यार हमारे पास इतना हो कि हम अपने हिसाब से कपड़े, अपने हिसाब से खा सके। पर उसको अभी कंट्रोल करो, उन फीलिंग्स को छोड़ दो, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये टाइम निकलता है ऐसे ही। ये एज जो होती है इसमें ये बहुत ऐसा लगता है कि यार हम बगल वाले को दिखा दें या क्लास में दिखा दें कि हम ही सबसे इंटेलिजेंट हैं, हम सबसे अच्छे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। सिंपल पढ़ाई करो, अपने लॉजिक क्लियर रखो, तैयारी करना सीख लो। समय लगेगा, जिनके पास पहला ड्रॉप है हो सकता है समय लगे, 1 आध साल और लग जाए, जिनका दूसरा तीसरा 1 आध साल भले ही लग जाए। अगर सोचा हुआ है तो टाइम लगा के कर लो। अदर फील्ड्स में भी तभी जा पाओगे जब आपने तैयारी करी होगी। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, ये जो पेपर आते हैं ना इसके स्कूल के, पीजीटी टीजीटी के, इनकी बायो का पेपर उठा के देखना एक बार आप, आपको ऐसा लगेगा 80% क्वेश्चन आपके आते हैं आपको। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसकी भी कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं होती, ऐसा नहीं होता 80% 90% कट ऑफ, पेपर बहुत ईजी आता है उसका भी। ठीक है, मान लो हम यूपीएससी देने गए, यूपीएससी में साइंस एक मेजर पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो आपको अपने आप बन जाएगा। और यूपीएससी बीपीएससी के साथ दिक्कत क्या है, बहुत कम समय में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना और सारा ही पढ़ना है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसको तैयार करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ये फिर भी आसान है क्योंकि अनलिमिट है ना, हम जो पढ़ेंगे उसमें से आएगा। वहां कुछ नहीं है, उसमें क्या है, मान लो साइंस के 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 5 बायो के हैं। अब आप पढ़ो 11th 12th की बायो, उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर से एक भी नहीं आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कितनी बायो पढ़नी है। जो टीचर होते हैं ना, पढ़ाते भी है कोचिंग में आईएएस वाईएएस की, उनसे सिलेबस पूरा ही नहीं होता, रीजन उनको पता ही नहीं कितना पढ़ाना है। क्योंकि किसमें से आएगा, क्योंकि रैंडम है ना, जब 5 क्वेश्चन पूछेगा बायो में से, तो कहां से पूछेगा, वो क्या पूछता है, हार्मोन पूछ लेगा, इंसुलिन का फंक्शन पूछ देगा। फिर एक क्वेश्चन उठा के ले जाएगा, फोटोसिंथेसिस से पूछ देगा। तीसरा क्वेश्चन उठा के इकोलॉजी से पूछ देगा, वो ऐसे पूछता है, कितना कवर करोगे। तो वहां पर क्या एडवांटेज होती है, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आपको साइंस के सारे आते होंगे, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी संभालनी है। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उसको वो वाला पार्ट आता होगा, उसको ये वाला पार्ट संभालना है। साइंस वाले पे सिर्फ एक एडवांटेज होती है, उसके सिटिंग आवर्स ज्यादा होते हैं औरों के कंपैरिजन में। और ये सिटिंग आवर्स 11th 12th में नहीं बनते, जब आप ड्रॉप करके कोचिंग करते हो तभी बनते हैं। तो इसलिए ड्रॉपर होना कोई गलत चीज नहीं है, उसमें आप सीखते हो कुछ लाइफ में। अगर आप रियलिटी में देखोगे, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत सारी चीजें अब सीखी हैं, तो ये आगे काम आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। पर प्लीज 3 महीने 4 महीने थोड़ा जोर मारो, ताकि कुछ निकलता हुआ भी दिखे। मेरी बात समझ में आ रही है?
क्योंकि ऐसे होप बना लेना फर्जी चीज है कि फिजिक्स अगले साल करेंगे या केमिस्ट्री में ये रह गया अगले साल, नहीं होगा वो। उतनी फाइट करनी है जैसे लास्ट दम तक। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्लियर है? इसलिए बोल रहा हूं बेटा, आपका हमारे हिसाब से फैब में मैं करा दूंगा सिलेबस। एमडी सर का भी फैब में 15 फैब के आसपास हो रहा होगा, सर्वे सर भी फैब में करा देंगे, वीटी सर का जस्ट स्टैंड हो जाएगा कुछ टाइम में। अब रह गया सुधांशु सर का, जैसे ही वीटी सर हटेंगे उनको लगा के उनसे करवा लेंगे। अब रह गया फिजिक्स का, आपका फिजिक्स सर करा ही रहे हैं। तो आपको अपना 12th यहां से सही लेके चलो, बस 2 महीने कुछ मत देखो, 12th सही लेके चलो, है ना। 12th में अच्छा खासा सिलेबस है, फिजिक्स में तो बहुत सारा है, बायो कम है मेरे ख्याल से, फिजिक्स तो ज्यादा है 12th की, है ना। तो उसमें एक्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। जैसे कुछ बच्चों को, जैसे मुझे सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ आता था, तो मुझे ऐसा लगता था इसमें खूब क्वेश्चन कर लो। मैग्नेटिज्म में कुछ समझ ही नहीं आता था, पता नहीं क्या कर रहा है अजीब सा। तो हाँ, तो फिर हम लोग क्या करते थे, उसको करते ही नहीं थे। तो ये जो हैबिट्स है, यहाँ बैलेंस करनी है, ये आप छोड़ नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, चलो करें एक बार इसको। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं। मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को कंप्रेस करके पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ से आएंगे ही क्वेश्चन जितने करा दिए उसमें से। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसे लिखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सुना है सबने। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आपको माइक्रोस्पोर बनाना है। बेटा मैं कोई लेक्चर देने के मूड में नहीं हूं, बस ये चाह रहा हूं 2 महीने अब पढ़ लो। अब किसी भी तरह का बच्चा कोई भी हो, तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होगा, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स, वो सारे क्या होते हैं, कैपेबल, कैपेबल पॉलन मदर सेल है। क्या है वो, कैपेबल पॉलन मदर सेल है। हर एक सेल की क्या होती है, मियोसिस होती है। हर एक सेल की क्या होगी, मियोसिस होगी। तो ये जो पॉलन मदर सेल है, ये रहा पॉलन मदर सेल, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड होगा। इसकी आप मियोसिस कर रहे हो, आपने इसकी मियोसिस करी, तो जब आपने इसकी मियोसिस करी तो आपके पास क्या बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। और ये चारों माइक्रोस्पोर किस में रहते हैं, ग्रुप में। तो ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए, अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो बने, ये किस में रहते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये किस में प्रेजेंट है, ग्रुप में। तो ये ग्रुप में प्रेजेंट है, इसे हम नाम देते हैं स्पोर टेट्राड। क्या दोगे, स्पोर टेट्राड। ये समझ में आ रहा है? तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पोर टेट्राड। तो बहुत सारे लोगों को लगता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन है, नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है मियोसिस, जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। अभी गैमेट्स नहीं बने हैं। सेकंड स्टेप होता है माइक्रोस्पोर से क्या बनाना, पॉलन ग्रेन बनाना। तो माइक्रोस्पोर एन है, उससे हमें क्या बनाना है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट। इसके लिए कौन सी डिवीजन होगी इसके लिए क्या होगी, माइटोसिस होगी। इसके लिए क्या होगी, माइटोसिस होगी। ये चीज समझ में आ रही है? इसके लिए माइटोसिस होगी। तो माइक्रोस्पोर से हमें पॉलन ग्रेन बनाना है, माइक्रोस्पोर से हमें पॉलन ग्रेन बनाना है, समझो ध्यान से। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनाना है, हमें माइटोसिस करनी है। देखो आप कैसे करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन घूमेगा। सबसे पहले ये आपके पास माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफिटिक। अब देखो क्या होगा, इस माइक्रोस्कोपोर में कुछ वैक्यूल्स आ जाते हैं, 1 2 ऐसे वैक्यूल आ जाते हैं। इन वैक्यूल ये फ्यूज करके एक सिंगल वैक्यूल भी बना सकते हैं। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस है, ये एक साइड में आ जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक साइड में आ जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी माइटोसिस करूंगा। जब मैं इसकी माइटोसिस कर, ध्यान देंगे, जब मैं इसकी माइटोसिस करूंगा तो उसमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे। इसकी वजह से, वैक्यूल की वजह से, स्पिंडल फाइबर यहां पर जो बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं यहां पर, ऐसे स्पिंडल फाइबर को कहते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि ये स्पिंडल फाइबर सेंटर से नहीं बने। क्लियर है, किसके साइड में बने। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर से होगा क्या, हमारे पास अनइक्वल डिवीजन होती है। आपको अगर याद हो, अनइक्वल डिवीजन कहीं और भी होती है क्या, आपके सिलेबस में होती है। आप जब क्या नाम है, फीमेल गैमेट बनाते हो ह्यूमन में,
तो वहां पर क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, याद आ रहा है, और सेकेंडरी ऊसाइड बनता है, याद आ गया। तो सेकेंडरी ऊसाइड के पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये जो अनइक्वल डिवीजन होती है, इसमें क्या अनइक्वल है, सुनो, इसमें क्या क्रोमोसोम अनइक्वल डिवाइड हो रहे हैं या साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम अभी भी इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर हमेशा क्रोमोसोम को बराबर डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है जिसकी लीफ में 40 क्रोमोसोम है, 40 क्रोमोसोम है, तो उसके पॉलन मदर सेल में भी 40 होंगे। समझ में आ रहा है, पॉलन मदर सेल में कितने होंगे, 40 होंगे। उसके माइक्रोस्पोर में 20 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जब डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, तो दोनों में 20-20 क्रोमोसोम ही बनेंगे। अनइक्वल डिवीजन किस चीज को लेकर है, साइटोप्लाज्म को। अनइक्वल डिवीजन किस चीज को लेकर है, साइटोप्लाज्म को। जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिवाइड होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा डिवाइड हो रहा है, इक्वल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इक्वली, उसको इक्वल डिवाइड किया हमने। अब हमने क्या किया बताओ, अब हमने क्या किया बेटा, दो सेल बना दिए, अब ध्यान से सुनना, दो सेल बना दिए, एक सेल बड़ा बना दिया और एक सेल छोटा बना दिया, ऐसा एक सेल ये बना दिया। जो ये बड़ा सेल बनाया, ये सेल क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल नहीं है इसका, इसको कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है पॉलन ट्यूब बनाना, ये डायरेक्ट रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये वाला सेल जो है, छोटा सेल है, इसको कह रहे हैं जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये मेल गैमेट बनाता है। ये क्या करता है, फॉर्म मेल गैमेट, कैसे, माइटोसिस से। मेल गैमेट बनाता है बाई माइटोसिस। तो हम ये मानते हैं कि ये माइटोसिस करेगा कैसे वाली, जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास ये बन गया है वेजिटेटिव सेल, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास इंटाइन है, जो वेजिटेटिव सेल के बाहर बनती है, ये दिख रहा है। ये हमारे पास एक्साइन है, ये इस तरीके से एक्साइन है हमारे पास, ये ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्साइन है, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एक्साइन है। हमारे पास ये वाली लेयर जो थी, ये इंटाइन थी, ये वाली लेयर क्या थी, इंटाइन थी, ये वाली, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास वो सेल है जो जनरेटिव सेल है, इसमें ये दो मेल गैमेट हैं जो दो न्यूक्लियस जैसे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, गैमेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपने ह्यूमन में पढ़ा हो तो ह्यूमन स्पर्म में से एक तो न्यूक्लियस एंटर करता है, और कुछ एंटर करता है, सेंट्रियोल एंटर करता है। अगर सेंट्रियोल नहीं एंटर करेगा तो मियोसिस 2 नहीं होती है। याद है, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 होती है, किसी को याद आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हेड में सेंट्रियोल एंटर करता है, सेंट्रियोल, और न्यूक्लियस एंटर करता है। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाला जो सेल है, इसको सबसे पहले इस लेयर को क्या कह रहे हैं, एक्साइन, ठीक है। ये किसने रिलीज करी थी, रिलीज बाय टेपेटम। किसने रिलीज करी थी, टेपेटम ने बनाई थी, यस। ये वाली क्या है, इंटाइन, ये किसने बनाया है, बाय वेजिटेटिव सेल। किसने बनाया है, वेजिटेटिव सेल ने बनाया, यस। अब जरा ये समझो, ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वेजिटेटिव सेल की। ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेजिटेटिव सेल की। अब वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, उसकी अजीब सी शेप होती है। ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, क्लियर है। ये क्या है मेरे पास, ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल जो है, उसमें कितने मेल गैमेट हैं, दो मेल गैमेट हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है किसका, पॉलन ग्रेन का या मेल गैमेटोफाइट का। मैं यहां पे दो चीजें बता रहा हूं। एक्साइन जो है उसको टेपेटम ने बनाया, तो नेचर क्या हो गया, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। इंटाइन को वेजिटेटिव सेल ने बनाया, गैमेटोफिटिक नेचर। यहां तक समझ में आ रहा है। तो एक्साइन को बनाने वाला कौन है, टेपेटम। इंटाइन को किसने बनाया, वेजिटेटिव सेल ने। वेजिटेटिव सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरेटिव सेल की होती है, जो हम अलग से दिखा रहे हैं यहां पर, ये जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है, जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस होता है।
तो उस न्यूक्लियस को हम दो सेल कंसिडर करते हैं, हम क्या मानते हैं, वो दो सेल है। यहां तक कोई डाउट? बोलो। ठीक है, बनाइए, चलिए जल्दी बनाओ। पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में क्या है? तीन, तीन सेल। हाँ, तीन सेल होता है, हाँ। लिख लो भाई, बात नहीं करना आपने। हाँ बेटा, हाँ, एक सेल के अंदर दूसरा सेल है। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअल में ये डिवाइड करा है, तो क्या हुआ था, एक सेल से डिवाइड करा, उससे दूसरा सेल बन गया ऐसे डिवाइड करके। अब ये दूसरा सेल क्या है, इसके अंदर फ्लोट करता रहता है, बनने के बाद फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। और वो बना कैसे था, सेल से दो सेल कैसे बना सकते हो, दीवार बना के बस। अगर मान लो एक रूम है, दो रूम कैसे बनाओगे, दीवार बना के। पर वो वाला सेल उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी करता है, ठीक है। वो देखने में ऐसा लग रहा है एक सेल के अंदर दूसरा सेल है, पर वो सेपरेट सेल है, वो बस फ्लोट करता है, ठीक है। हाँ, जल्दी बना लो। 12 चालू होगी, फिजिक्स में नहीं अभी? मॉडर्न क्यों पढ़ रहे हो अभी? अच्छा, अभी आपका वो नहीं चालू, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह? अच्छा, अभी चल रहा है रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स चलेगा, फिर उसके बाद। ठीक। अच्छा, ग्रेविटेशन भी तो 12th में चला गया ना? नहीं, वैसे वो 12th में चला गया ना चैप्टर। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ एनसीईआरटी से 12th में डाल दिया वो? अच्छा, लिख लो बेटा जल्दी से। कल तक प्लीज बायोमोलिक्यूल कोशिश करें, कल या परसों मैक्सिमम, है ना, उससे ज्यादा नहीं। प्राइमोडियम का मतलब होता है कि जैसे बड होती है ना, कोई चीज बनने से पहले जो बनता है उसे प्राइमोडियम कहते हैं। जैसे मान ले, फ्लावर बनने से पहले बड बनती है ना, उसको प्राइमोडियम कहेंगे। किसी चीज को बनने से पहले जब कोई स्ट्रक्चर बनता है उसको प्राइमोडियम कहते हैं। और करो जल्दी से। जल्दी, लास्ट लिख लिया? लिख ले भाई। क्या चीज बेटा? फ्लावर्स आर, क्या लिखा, मार्वल्स? मार्वल्स तो अच्छे को बोलते हैं। तो ये पढ़ क्यों रहे हैं? यहाँ से पढ़ना, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से। वो तो इंग्लिश लिखी है, वो थोड़ी पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई मर जाता है तो फ्लावर देते हैं, जी जाता है तो देते हैं। वो सब क्यों पढ़ रहा है? उसमें एक ही लाइन तेरे काम की है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होता है बस, और कोई काम का नहीं है, है?
बिना बात के लिखा हुआ है, फ्लावर क्यों होते हैं, है ना। हाँ, उनको क्या पता कि तुम लोग किसी के, कोई मर जाता है वेट करते हो कि अब 13वीं के लड्डू मिलेंगे, है ना। हाँ, कौन फ्लावर देने जा रहा है ना। है जन्मपुर, हाँ जन्मपुर बताते हैं। जन्मपुर बनाना चाहिए था, वैसे तो नहीं बनाया अभी, आगे दोबारा डायग्राम बनाना है मुझे इसका। ये जन्मपुर है, जन्मपुर वो होगा जहाँ एग्जाइन नहीं होगी, है ना। इस जगह को क्या बोलेंगे, जन्मपुर। हम्म माइक्रोस्पोर टेट्राड यंग एंथर में बन जाता है। एक स्टेज है एक्चुअल में, क्या है ये स्टेज है, जब यंग से मेच्योर बन रहा होगा तो मियोसिस चालू हो जाती है, मेच्योर तक पॉलन बन जाता है। अब एग्जैक्ट नहीं बोल पाएगा वो यंग में है कि, क्योंकि स्टेज है ना ये। पर एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ड्राई और डिहाइड्रेट होता है तो यंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर। और वो स्टेज है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि यंग में बन गया। अब यंग में भी कौन सा यंग, शुरुआती यंग में तो स्पोरोजिनस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक स्टेज है, धीरे धीरे एंथर सूखता जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन के पॉलन बनता जाता है। ठीक है जर्मपोर। फंक्शन अभी आगे दोबारा डायग्राम बना रहा हूं पॉलन का, स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट बना रहा हूं, जल्दी कर लो। करें आगे पढ़े बेटा, जिन्होंने लिख लिया कृपया एनसीईआरटी पढ़ लें। बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं कुछ बच्चे, पासपोर्ट साइज, है ना। हाँ, अलग से दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है ना, इस पर ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये अलग से देखने में पता चल रहा है। ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब प्रॉपर दिखता है अलग से, बाहर से देखने में पता चलता है। स्पोरोपोलिनिन केमिकल का नाम है, आगे चल रहे हैं। जल्दी करें बेटा, लिख लिया, जल्दी बताओ। हाँ, एक्चुअल में फ्लावर दिखने से पहले उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं कि फ्लावर बनने की तैयारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें वो फ्लावर का बड बनने लग जाता है, वही कह रहा है, कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, उसके बाद फ्लावर बनता है एक्चुअल में। तो फ्लावर एक्चुअल में बनता है उससे पहले कुछ बदलाव चालू हो जाते हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं, हार्मोनल चेंज है और क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज। लिख लिया बेटा इतना, जल्दी बोलो। जल्दी करो जल्दी। देखो 9 10 10 10 क्लास, 11 11 क्लास लगेंगे आपके दोनों जेनेटिक्स में कम से कम। ठीक है, तो जनवरी के है है मायरियाड ग्रुप को कहते हैं। हाँ, इंग्लिश है यार वो तो। ऐसे एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें इकोलॉजी में, कॉर्मोरेंट्स, पता नहीं कहां से लेके आते हैं ये, और क्यों लाते हैं ऐसे खतरनाक शब्द। हाँ, टीचर बैठ के इंग्लिश देख रहा है डिक्शनरी, टीचर को नहीं पता क्या है, परेशान है, पता नहीं क्या पूछ दिया बच्चे ने। इंग्लिश का वर्ड है बेटा ये सब, मायरियाड वगैरह सब। चले आगे, चलो आ जाओ, लिख लिया भाई। चलिए ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मेल गेमेटोफाइट का। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट का क्या मतलब है, हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पॉलन ग्रेन का। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन का, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे, जो इधर उधर बगल बगल में बात कर रहे हैं इधर ध्यान दें। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये हमारे पास, ये हमारे पास इंटाइन है, दिख रहा है सबको। ये हमारे पास एक्साइन है। ठीक है,
एक्साइन जो होती है उस पे ऐसे डिजाइन होता है, और ये जो डिजाइन होता है ये स्पीशीज वाइज अलग अलग होता है। अगर आपको पूछे कि कौन सी लेयर है पॉलन ग्रेन की जिसको टैक्सोनॉमी में हेल्प कर सकती है, एक्साइन है, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग होता है ये। ठीक है, कहीं कहीं पर ये एक्साइन नहीं होती, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर। जर्मपोर एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं इसकी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास ये न्यूक्लियस इररेगुलर शेप का है, यहां पर हमारे पास ये जनरेटिव सेल है, ये अपने पास क्या है, एक्साइन। क्या है ये, एक्साइन, एक्साइन है। दूसरा क्या है, इंटाइन। ठीक है, ये वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेजिटेटिव सेल की। किसकी है, वेजिटेटिव सेल की। ये जगह को अपने क्या बोल रहे हैं, जर्मपोर। जर्मपोर का काम होता है, यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, जर्मपोर का काम होता है, यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। ये मेरे पास कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल। अब देखो एनसीईआरटी क्या बताती है, एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जो शेप होती है, शेप स्फेरिकल होती है, और इसका जो साइज है वो एनसीईआरटी लिखती है 25 से 50 माइक्रोमीटर। अगर आप ध्यान से याद करो, एक यूकैरियोटिक सेल का साइज जो हमने लिखवाया था वो 5 से 10 माइक्रोमीटर, और एक बैक्टीरिया का साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर। याद आ रहा है किसी को, सही है? या 10 से 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल का है। तो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल से बड़ा सेल होता है पॉलन ग्रेन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? आप याद करो आरबीसी का क्या साइज था, 7 माइक्रोमीटर। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो साइज ऐसे रिलेट करना है कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा बड़ा होता है। शेप हो गया, साइज हो गया। अब हमारे पास सेल्स दो तरह के हैं इसमें, एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, यस, और एक हमारे पास क्या है, जनरेटिव सेल है। एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या है आप जरा देखते हैं एक बार। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज का है, यस, कैसा है, लार्ज साइज का है। लार्ज साइज का है, उसमें फूड रिजर्व है, सही है। जनरेटिव सेल कैसा है, स्मॉल साइज का, उसका साइटोप्लाज्म डेंस है, उसमें क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इररेगुलर शेप है। न्यूक्लियस कैसा है, इररेगुलर शेप है। भाई इसके न्यूक्लियस में तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे कि इसका सेल स्पिंडल शेप है। सेल कैसा है, स्पिंडल शेप है, जो फ्लोट करता है किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वेजिटेटिव सेल का क्या काम है। वेजिटेटिव सेल की ये जो इंटाइन है ना, यहां से पॉलन ट्यूब बनाती है। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरता है ऐसे, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाता है तो स्टिग्मा पर उसको मिलता है मॉइस्चर। क्या मिलता है, मॉइस्चर। इंटाइन जो है वो बनी हुई होती है पैक्टिन और सेलुलोज की। जब हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ाया था आपको कि पैक्टिन भी पानी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है। पैक्टिन और सेलुलोज मॉइस्चर से फूल जाता है। फूलने का मतलब ये जो पिंक वाली लेयर इंटाइन है वो ऐसे फूल जाती है। तो जहां जहां से वो फूलेगी, पानी मिलेगा, वहां से वो पॉलन ट्यूब बनाएगी। वहां से वो क्या बनाएगी, ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगी। ये बात समझ पा रहे हो? वहां से वो क्या बनाएगी, ऐसे पॉलन ट्यूब। तो मान लो 3 जर्म पोर हैं, 3 पॉलन ट्यूब बन जाएगी। लेकिन किसी एक पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आता है और मेल गैमेट उसी में आते हैं, फिर वही ग्रो करती है। जैसे मान लो पॉलन ग्रेन से 3 ट्यूब बन गई, किसी एक ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आएगा और साथ में 2 मेल गैमेट आएंगे, वही ट्यूब आगे बढ़ती है। बाकी की ट्यूब क्या होती है, रुक जाती है। पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, इंटाइन। इंटाइन बनाता है वेजिटेटिव सेल की मदद से। अच्छा, इंटाइन क्यों बना पाता है, क्योंकि इंटाइन किसकी बनी है, पैक्टिन और सेलुलोज की, जो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। क्लियर है? अब पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए,
वो खाना कौन देता है? वेजिटेटिव सेल। इसीलिए हमने अनइक्वल डिवाइड किया था, क्योंकि एक सेल को खाना दे दो और दूसरे सेल को आप क्या दे दो? न्यूक्लियस दे दो। क्लियर है? अगर आप याद करो, फीमेल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, तो फर्स्ट पोलर बॉडी का कुछ होना नहीं है, तो इसीलिए क्या किया है, सेकेंडरी oocyte को सारा खाना भी दे दिया और उसको हैप्लॉइड करके एक गैमेट वो दे दिया। फिर जब सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं, फिर एक सेल में सारा खाना देते हैं। तो इसका मतलब ये ऊगोनिया था, जितना खाना इसमें है, मियोसिस 1 के बाद ये सेल बना, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बना। अब फिर बना हमारे पास क्या? ऊटिड। ऊटिड बना और क्या बना? सेकेंड पोलर बॉडी। तो जो साइटोप्लाज्म यहां से चला था, वही साइटोप्लाज्म ऊटिड के पास होता है। बहुत कम लेके निकलते हैं ये फर्स्ट और सेकंड, बस ये क्या लेके निकलते हैं? डीएनए लेके निकलते हैं। फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी बनाने का मेन पर्पस क्या था? एग्जैक्टली अगर आपको मेरी बात समझ में आए, क्रोमोसोम ऐसा है तो फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब ये और ये हो जाएगा, और सेकंड पोलर बॉडी का मतलब हर एक में एक एक क्रोमेटिड आ जाएगा, एक एक क्रोमोसोम में से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है? फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या मतलब है? ये जोड़ा अलग हो जाना। सेकंड पोलर बॉडी का मतलब है सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाना। तो हमें क्या चाहिए? हमें इन चारों में से सिर्फ एक चाहिए, तो इसीलिए क्या किया हमने? 2 बार डिवाइड किया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमने साइटोप्लाज्म सिर्फ एक के पास छोड़ दिया, जो कौन था? ऊटिड। क्लियर है? फर्स्ट पोलर बॉडी के पास ये छोड़ दिया, ये खराब हो गया। फिर ये बचा, इसको डिवाइड करा, मियोसिस 2 करी, तो फिर हमने क्या करा? ऊटिड के पास ये छोड़ दिया और सेकंड पोलर बॉडी के पास ये छोड़ दिया। समझ आ रहा है? बोलो। ये चीज है ये। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि यहां पर हमने अनइक्वल डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक सेल को खाना दिया, उसको पॉलन ट्यूब बनानी है। दूसरे सेल को हमने क्या दे दिया है? गैमेट्स दे दिए। दूसरे सेल को क्या दे दिया है? गैमेट्स दे दिए। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ये फ्लोट करता है, ये क्या काम करता है? इसका रोल क्या है जनरेटिव सेल का? इट फॉर्म 2 गैमेट्स। इट फॉर्म 2 गैमेट्स। इसका रोल क्या है? इट फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आओ हम बात करेंगे एक्साइन और इंटाइन की। ध्यान से देखना, हम बात करेंगे एक्साइन की और इंटाइन की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमारे पास एक्साइन जो है, एक्साइन आउटर है, ठीक है? उसके साथ साथ एक्साइन जो है वो थिक है, पर बीच बीच में पॉलन, ये जर्मपोर होने की वजह से डिसकंटिन्यूअस है। कैसी लेयर है? डिसकंटिन्यूअस है। ये समझ में आ रहा है सबको? इंटाइन जो है थिन है, एंड कैसी है? कंटिन्यूअस है। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे बातें लिखी हुई हैं। एक्साइन जो है वो किसकी बनी है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। स्पोरोपोलेनिन कुछ बुक्स लिखती हैं कैरोटिनॉइड्स और कुछ बुक्स लिखती हैं लिपिड। याद करो, जो पिगमेंट्स होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ केमिकली लिपिड होते हैं, है ना? हाँ, वाटर सोल्युबल, इनसोल्युबल। तो कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल और क्लोरोफिल केमिकली लिपिड हैं। वो क्या है? केमिकली लिपिड है। स्पोरोपोलेनिन एक तरह का कैरोटिनॉइड होता है, और ये केमिकली क्या हो गया हमारे पास? लिपिड हो गया। क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है? अब जरा इसको और तरीके से सोचते हैं। मुझे बताओ, जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन दिखते हैं? यस, पिटाई कर दूंगा मैं तो। जिम्नोस्पर्म में पॉलन होते हैं, एंजियोस्पर्म में पॉलन होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पॉलन की पॉलिनेशन होती है विंड से। किससे होती है? विंड से। हुआ ये था कि जब फ्लावर आए थे एंजियोस्पर्म में, उसकी पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट भी इवॉल्व किए थे। जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो इंसेक्ट का एवोल्यूशन और फ्लावर का एवोल्यूशन पैरेलल है, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं किसको? फ्लावर को। इसीलिए मैक्सिमम पॉलिनेशन बायोटिक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एवोल्यूशन वाइज ये बात समझ में आ रही है? अब क्या था कि इंसेक्ट फ्लावर को पॉलिनेट करे, उसके लिए प्लांट ने नेक्टर बनाना शुरू किया, फ्लावर ने। तो इंसेक्ट को वो नेक्टर देते थे, नेक्टर खाता था। दिक्कत ये है, नेक्टर वहां प्रेजेंट है जहां पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अगर अगर पॉलन ग्रेन को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो इंसेक्ट क्या करेगा? पॉलन ग्रेन भी खा जाएगा। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने एक एवोल्यूशन करा,
उसने पोलन ग्रेन के बाहर एक ऐसी लेयर लगाई जिसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ना वो एसिड से खराब होता है, ना वो बेस से खराब होता है, ना वो टेम्परेचर से खराब होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? कोई इंसेक्ट उसे खाएगा नहीं। नहीं तो इंसेक्ट को हैबिट हो जाएगी कि वो पोलन ग्रेन खाने लगेगा, तो पॉलिनेट थोड़ी करेगा, नेक्टर के साथ पोलन भी खा जाएगा वो। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या बनाई गई थी? स्पोरोपोलिनिन बनाई गई थी। तो स्पोरोपोलिनिन जो है बेटा, वो मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन हम लिखेंगे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। लोहा थोड़ी है, कैसा मटेरियल है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल है। और इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता कोई भी एंजाइम। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन। ये वाली बात समझ में आ रही है? इसको कोई एंजाइम नहीं डाइजेस्ट कर सकता। एसिड, एल्कली एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर रेजिस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर इसको खराब नहीं कर सकता। क्लियर है? अब स्पोरोपोलिनिन डाइजेस्ट नहीं होता है। स्पोरोपोलिनिन डाइजेस्ट नहीं होता, इसी वजह से ये फॉसिल्स में पड़ा रहता है। स्पोरोपोलिनिन क्या है बेटा? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये किस में प्रिजर्व होता है? प्रिजर्व होता है किस में? फॉसिल्स में। किस में प्रिजर्व होता है? फॉसिल्स में। जैसे अगर आपको याद हो, डाई एटम में सिलिका होता है। सिलिका डाइजेस्ट नहीं होता, तो सिलिका जो है वो बाहर तो लेयर पड़ी रहती है ना सेल वॉल वाली, अंदर चाहे कुछ होना हो। ऐसे ही क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से लाखों साल तक पॉलन ग्रेन मिट्टी में या बर्फ में पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि स्पोरोपोलिनिन को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ सकते हैं, फिजिकल प्रेशर से आप तोड़ सकते हो। जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन को डाइजेस्ट करने के लिए नेचर में एंजाइम नहीं है, तो हजारों साल तक पॉलिथीन पड़ी रह सकती है। समझ में आ रहा है? पर पॉलिथीन ऐसा थोड़ी, उसको फाड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, वो तो हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ही कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट करे। अगर एंजाइम नहीं है तो नेचर में पड़ा रहेगा, और इसी वजह से फॉसिल में प्रिजर्व होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, एक्साइन क्या देती है? डिजाइन देती है। डिजाइन समझ में आता है? हर पॉलन ग्रेन का अपना एक डिजाइन होता है, एक्साइन डिजाइन देती है। हम लोग क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन की मदद से ये पता कर लेते हैं कि ये हनी प्योर है कि नहीं। कैसे बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, हनी प्योर है कि नहीं इस बात से पता चलेगा कि उसमें पॉलन है कि नहीं है। अगर वो चीनी वाला होगा तो उसमें पॉलन ग्रेन नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ही बना दिया लैब में। अगर उसमें पॉलन है तो इसका मतलब वो प्योर हनी है। दूसरा, उसमें भी अच्छा हनी वो होता है जिसमें पॉलन डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो। जैसे हनी बी ने क्या किया है, कुछ इस फ्लावर से ले लिया, कुछ दूसरे से, कुछ दूसरे से। लेकिन जैसे मान लो मैंने सरसों के खेत में हनी बी का सेटअप बिठा दिया, वो सेटअप लगा दे जिसमें हनी बनाएगा, तो वो सारे एक ही फ्लावर से लाएगा। वो इंफीरियर क्वालिटी का हनी होता है, कि सारा नेक्टर एक ही फ्लावर से ले आया। समझ में आ रहा है? अच्छी क्वालिटी का हनी वो होगा जिसमें अलग अलग फ्लावर से आएगा। अब पता कैसे चलेगा अलग अलग फ्लावर से आया? अलग अलग फ्लावर के पॉलन ग्रेन होते हैं। समझ में आया? हनी में 100% पॉलन, मतलब कोई ऐसा हनी नहीं है जो बिना पॉलन के हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, पॉलन ग्रेन से हम ये भी पता कर सकते हैं, देखो पॉलन ग्रेन हर प्लांट का अलग डिजाइन का होता है। तो जैसे मान लो आप किसी एरिया में प्रेजेंट हो, उस एरिया में अगर वो ट्री है, प्लांट है, तो उन ट्रीज के पॉलन आपके कपड़े पे जरूर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉलन हवा में अभी भी उड़ रहे हैं। क्लियर है? इससे हम क्राइम सीन वगैरह का भी पता कर लेते हैं। अगर कोई क्रिमिनल किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हुआ, तो उसके कपड़े पे उस एरिया में जो प्लांट ज्यादा मात्रा में है, और अगर वो विंड से उड़ते हैं पॉलन, तो उसके क्लोथ पे मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉलन की अपनी एक अलग स्टडी है। फॉसिल के लिए यूज कर सकते हैं, हनी के लिए यूज कर सकते हैं, और ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्साइन पे। ये चीज समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज लिख रहे हैं, जर्मपोर क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बेटा, जर्मपोर, जहां पर एनसीईआरटी लिखती है स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। यहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। यहां से क्या आएगी? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। कितने बच्चों को इनकम्पैटिबिलिटी याद है? थोड़ा बहुत सुना है कुछ ऐसा है? सुना है? नहीं सुना? अब सुनना मैं जो बात बोलूंगा।
कंपैटिबल का मतलब होता है कि स्टिग्मा पॉलन को एक्सेप्ट कर ले। स्टिग्मा पॉलन को एक्सेप्ट कर ले उसे कहते हैं कंपैटिबल। अगर स्टिग्मा पॉलन को रिजेक्ट कर दे तो इनकम्पैटिबल बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर खुद के प्लांट के पॉलन को रिजेक्ट कर दे, सेल्फ इनकम्पैटिबल। समझ में आ रहा है? खुद के फ्लावर या प्लांट के पॉलन को रिजेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकम्पैटिबल। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। अगर किसी, देखो, अगर किसी प्लांट का मान लो ये स्टिग्मा है, किसी प्लांट का ये स्टिग्मा है, पॉलन गिरा और एक्साइन की वजह से रिजेक्ट हो गया। दूसरा पॉलन क्या हुआ, उसने ट्यूब बनाई, अब रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन दोनों लेवल पे पॉसिबल है। पहला, ट्यूब ही बनाने नहीं देंगे, एक्साइन से रिजेक्ट कर देंगे, मतलब स्टिग्मा और एक्साइन में रिएक्शन हुआ, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, पॉलन ट्यूब बनी तब रिजेक्ट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो टाइप की पढ़ाते थे पहले। एक पढ़ाते थे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर एक्साइन की वजह से रिजेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि एक्साइन को टेपेटम ने बनाया था। समझ में आ रहा है? पॉलन ट्यूब के किससे बनते हैं? इंटाइन से। और इंटाइन को किसने बनाया है? वेजिटेटिव सेल ने। तो अगर इंटाइन की वजह से रिजेक्ट होगा, पॉलन ट्यूब बन के रिजेक्ट होगा, तो उसको कहेंगे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आए कि एक्साइन किसने बनाई है? टेपेटम ने। और इंटाइन किसने बनाई है? वेजिटेटिव सेल ने। एक्साइन का नेचर क्या है? स्पोरोफिटिक। इंटाइन का नेचर क्या है? गैमेटोफिटिक। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर हम इंटाइन की बात कर रहे हैं तो इंटाइन थिन और कॉन्टिन्यूस होती है। किसकी बनी हुई है? हाँ, मेड अप ऑफ पैक्टिन और सेलुलोज। और ये क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब। ये क्या बनाएगी? पॉलन ट्यूब। नोट करिए। चलिए, किसी को कोई चीज पूछनी है पूछ लो डाउट में। भाई मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तेरे से कह रहा हूं, तू कमरे में बैठा है और उसके बाद बेंच पे बैठा है, तो अगर तेरे को दोनों ऑप्शन है तो बेंच मार्क करेगा। ठीक है? ऐसे ही वेजिटेटिव सेल का पार्ट है ना इंटाइन, तो अगर दोनों हो तो इंटाइन मार्क करेगा, नहीं तो वेजिटेटिव सेल मार्क करेंगे। सही है? जल्दी करेंगे। लिख ले बेटा, लिखो जल्दी। जिन्होंने लिखा है एनसीईआरटी देख लो भाई प्लीज। बेटा ये छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेना। इसमें से डेंस साइटोप्लाज्म किसके पास है? जनरेटिव सेल के पास। क्लियर है ना? जनरेटिव सेल के पास। और जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। गैमेट कौन बनाता है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है? इंटाइन से पॉलन ट्यूब। हाँ बेटा, क्या चीज?
प्रोमिनेंट मतलब सिग्निफिकेंट, 2 लेयर मतलब एक्साइन इंटाइन। ठीक है, थोड़ा सा उस तरीके के वर्ड यूज करता है, पर 2 लेयर है हमारे पास। अच्छा, उसमें लिखा हुआ अरे, अरे का मतलब होता है डिजाइन। हाँ, फैसिनेटिंग, अरे, डिजाइन, वो सब है। एक्साइन पे डिजाइन होता है। हम्म, स्पिंडल शेप, शेप है एक, ऐसी शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। ये वाली शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है। हाँ। हम्म, डिपोजिशन है। एक्चुअल में क्या है कि अगर तू ध्यान से देखेगा, हम कल सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ रहे थे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कैरोटीनॉइड्स भी लिखा हुआ था। तो कुछ कैरोटीनॉइड डिपोजिशन होती हैं, जैसे एक्साइन है। तो डेड और लिविंग तो हम लोग लेयर के लिए बोल ही नहीं सकते, सेल है ना, सेल के लिए लिविंग डेड बोलते हैं। लेयर है तो केमिकल है। तो हम डेड ना बोल के बोलेंगे कि रेजिस्टेंट है। ठीक है, डेड लिविंग तो बेटा सेल के लिए बोलेंगे ना। बच्चे, लेयर के लिए डेड और लिविंग के दूसरे मतलब होते हैं। वो होता है कि उसमें क्या कोई प्रोटीन है जिसकी वजह से वो काम कर पा रहा है रिसेप्टर की तरह से, ये सब, ये मतलब होता है लेयर के लिए। तो यूबिक्यूटस मतलब सब जगह मिलने वाला, जैसे कॉस्मोपॉलिटन होता है ना, उस तरीके से। लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ लिया करो भाई जल्दी से लिखकर। वेट करते हैं कि अभी कुछ चाय समोसा मिलेगा यहाँ पे, कुछ नहीं ऐसा मिलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ठीक तो रहता, मंगा देते। हाँ। हाँ, पढ़ ले भाई, नहीं तो फिर अपना पर्सनल चाय समोसा बेचना पड़ेगा। नहीं। हाँ, हम्म, चाय बनाना, रील बनाना साथ में। हाँ। है, अभी पढ़ाऊंगा बाइबल टॉपिक पे। आ जाओ जल्दी से बेटा, लिख लिया? आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लावर और इंसेक्ट साथ में इवॉल्व हुए हैं, तभी मैक्सिमम पॉलिनेशन इंसेक्ट पॉलिनेशन है। ठीक है, को एवोल्यूशन है वो एक तरीके का। क्योंकि फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते पर पॉलिनेशन होती है। तो वहां पॉलिनेशन कैसे होती है? विंड से। कैसे होगी? विंड से। चले भाई, लिख लिया? हम्म। लिख लिया भाई? एनसीईआरटी। गाना गा रहा है बताओ? है? हाँ, दिलजीत दोसांझ समझ रहा है अपने को। हाँ। हाँ, इधर देखो, एनसीईआरटी एक नोट लिखती है। नोट ये है कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है। इसका क्या मतलब है? यहां पर एक क्वेश्चन है जो आप गलत करते हो। पॉलिनेशन होता है 2 सेल स्टेज में। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है
कि जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में ये मेरे पास क्या है, जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। अब ये वाली स्टेज जो है ये दो सेल स्टेज है। अब दो सेल स्टेज में का मतलब है कि एक मेरे पास वेजिटेटिव सेल है और एक मेरे पास क्या है, जनरेटिव सेल है। इसी स्टेज में पॉलन निकल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस स्टेज को मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैच्योर पॉलन जो है वो दो सेल का भी होता है और तीन का भी होता है। तो अगर दो सेल स्टेज में पॉलन निकल जाता है, मेरी बात सुनो, दो सेल स्टेज में अगर पॉलन निकल जाता है तो वो कहां जाता है, स्टिग्मा पर जाता है। स्टिग्मा पर जाने के बाद पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दो मेल गैमेट में। फिर से सुनेंगे सारे बच्चे, ये पॉलन ग्रेन है, यहां पॉलन ट्यूब बनी, तो पॉलन ट्यूब में ये आ जाता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। फिर इसमें आ जाते हैं दो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस। कब? जब तीन सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुई थी। लेकिन अगर पॉलिनेशन दो सेल स्टेज में हुई तो जनरेटिव सेल का कितना न्यूक्लियस होगा, एक होगा। ये डिवाइड करके दूसरा न्यूक्लियस बना लेगा। और ये तभी होता है जब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल में नहीं पहुंची, अभी सिर्फ कहां पर है, स्टिग्मा में है। समझ आ रहा है? तो बनना तो तीन सेल स्टेज है ही, समझो, लेकिन पॉलिनेशन किस में हो जाती है, दो सेल स्टेज में हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जनरेटिव सेल कहां डिवाइड करता है, जनरेटिव सेल कहां डिवाइड करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है स्टिग्मा पर, डिवाइड करता है व्हेन पॉलन कहां पर है, स्टिग्मा पर है। पॉलन कहां पर है, स्टिग्मा पर। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो तीन सेल स्टेज तो बननी ही है, वो कोई रोक नहीं रहा उसे। प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आ गया? बोलो। अब आओ जरा ध्यान से, कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो हमें यहीं पर पढ़ने होते हैं। वो चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास पॉलन एलर्जी। अब सुन लो ध्यान से, पॉलन एलर्जी क्या होता है, पहले पूरी बात समझोगे तब आपको समझ में आएगी। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझो कि पॉलन ग्रेन, ध्यान सुनेंगे, पॉलन ग्रेन एक तरह का पॉल्यूटेंट भी होता है। पॉल्यूटेंट क्या होता है, अनवांटेड चीजें तीन तरह की हो सकती हैं। फिजिकल, फिजिकल मतलब कोई रेडिएशन, केमिकल हो सकता है, ठीक है, फिजिकल में रेडिएशन, एयर, सब कुछ आएगा। केमिकल समझ में आता है, किसी भी तरह का केमिकल। और बायोलॉजिकल में आते हैं बैक्टीरिया और पॉलन ग्रेन, ये एक तरह के पॉल्यूटेंट भी होते हैं। होता यह है कि जब ये लंग्स में जाते हैं तो लंग्स में जाकर ये डीप जाकर एल्वेलाई तक भी जा सकते हैं अगर बहुत छोटे होंगे। तो कौन से पॉलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, विंड पॉलिनेटेड वाले। तो जो विंड पॉलिनेटेड वाले पॉलन है वो सांस के साथ डीप जाते हैं। ये हमारे पास ब्रोंकाई है मान लो, तो ब्रोंकाई को प्रॉब्लम करेंगे, एल्वेलाई में प्रॉब्लम करेंगे। कैसे? एल्वेलाई में ऐसे प्रॉब्लम करेंगे कि वो जाकर एल्वेलाई में जमा हो जाएंगे, सरफेस एरिया घट जाएगा। जैसे वो नहीं होती ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, सुना है आपने? हाँ, तो वैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पॉलन एलर्जी क्या होता है बेटा, हमारे पास जो स्मॉल साइज के पॉलन होते हैं, स्मॉल साइज के पॉलन कहां मिलते हैं बेटा, हमारे पास विंड पॉलिनेटेड होते हैं। वो क्या करेंगे, इनहेल हो जाते हैं। इनहेल मतलब विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वो इनहेल हो जाते हैं विद एयर। तो इनहेल हो जाते हैं विद एयर। और जो एनसीईआरटी लिखती है वो क्या क्या करता है, एक तो ब्रोंकाई की प्रॉब्लम करता है, तो उसको एनसीईआरटी लिखती है ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, या आप इसको लिख सकते हो ब्रोंकाइटिस, ऐसा कुछ कर सकता है। और उसके अलावा अगर एल्वेलाई में जाएगा तो अस्थमा करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एल्वेलाई में जाएगा तो क्या करेगा, अस्थमा करेगा। कुछ लोगों में फीवर भी करता है, उसको हे फीवर कहते हैं, वो होता है। इसका एग्जाम्पल है, हमने क्या किया था बेटा, जब हम देश कंट्री आजाद हुई थी 1947 के आसपास, उस वक्त क्या हुआ था कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, गेहूं नहीं था, ठीक है। गेहूं हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से, तो उसके साथ कुछ बीज आ गए थे पार्थीनियम के। सुनो, आपके सिलेबस में कौन कौन से वीड है पहले नाम सुन लो। एक है पार्थीनियम। पार्थीनियम आया कैसे था, हमने गेहूं मंगाया था यूएसए से, उन गेहूं के बीज के साथ सीड, गेहूं तो सीड ही होता है ना, उसके साथ पार्थीनियम के सीड भी थे, और वो सब जगह फैल गए। पार्थीनियम कैरेट ग्रास होता है, क्या होता है, उसके व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं।
तो पार्थीनियम किसके साथ आया था? कम अलोंग विद इंपोर्टेड वीट। जब तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया है तब तक हमने क्या करा है, गेहूं बाहर से मंगाया। तो इंपोर्टेड वीट के साथ हमने क्या मंगा लिया था? पार्थीनियम मंगा लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? पार्थीनियम हमने गलती से आ गया था। अब ये क्या हो गया? ये स्प्रेड हो गया सब जगह। अगर ये स्प्रेड हो गया एवरीवेयर, इसके लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज लिख रही है यूबिक्यूटस। क्या लिख रही है? यूबिक्यूटस वर्ड इसके लिए लिख रही है। क्लियर है? ये स्प्रेड हो गया सब जगह। क्लियर है? इसके अलावा और कौन सा वीड है? इकॉर्निया। इकॉर्निया भी हम किस लिए लाए थे? सजाने के लिए। ठीक है। एक और वीड है लैंटाना। एक वीड और कौन सा है? लैंटाना। ये बायोडाइवर्सिटी में लिखे हुए हैं आपके। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई वीड बाहर से आता है तो उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां नहीं होता। सही है? और वो बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है पार्थीनियम की? इसके पॉलन जो होते हैं वो विंड पॉलिनेटेड होते हैं। नहीं, पॉलन कैसे होंगे? विंड पॉलिनेटेड होंगे, क्योंकि तभी वो सांस के साथ अंदर जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे सिलेबस में और कौन सा पॉलन है जो विंड पॉलिनेटेड? याद करना, मेज। किसका याद करोगे? मेज का। क्लियर है? दूसरा दूसरा टॉपिक, पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या करना है? पॉलन की टैबलेट्स वगैरह बनानी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉलन की टैबलेट्स का ये मतलब नहीं है कि टैबलेट में पॉलन डाल दिया है। हम क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन लेते हैं, उसको क्रश करते हैं, क्योंकि एक्साइन है वो डाइजेस्ट वैसे भी नहीं होना। हम बहुत सारे पॉलन लेके उसको क्रश करके पॉलन की टैबलेट्स और सिरप बनाते हैं। क्रश करना समझ में आता है? पीस लेते हैं उसको। पॉलन कलेक्ट कहां से करेंगे? या तो हनी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं ले जाके रखा होगा उसने। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? एंथर ले सकते हो। फ्लावर्स ग्रो करो, एंथर कट करो, उनको पीस लो, उसमें पॉलन मिल जाएंगे आपको। और फिर उनको क्रश करके आप क्या निकालोगे? पॉलन गेन का जो भी उसके अंदर चीज है वो यूज कर सकते हो। तो वेस्टर्न कंट्री में यूज करते हैं, हमारे यहां भी यूज कर सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या आती है बेटा? इसकी टैबलेट्स और सिरप्स आते हैं। क्या आती है? टैबलेट्स और सिरप आते हैं। ये एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एनसीईआरटी लिखती है सोर्स किसका है? न्यूट्रिएंट्स का। किसका है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। और ये क्या करता है? इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ऐसा कैसे भाई? क्योंकि क्या करता है? कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। परफॉर्मेंस एथलीट की, इसका मतलब इनको यूज करने वाले पर्सन वो हैं जो बेसिकली जिनका फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है, एथलीट। एंड हमारे पास क्या है? रेस हॉर्सेस। लिख लो इधर। लिखो जल्दी से, फास्ट। फास्ट लिखेंगे जल्दी। हो गया? जल्दी करो बेटा, फास्ट। अंजीर में? मुझे क्या पता क्या होता है।
पॉलन थोड़ी होता है, वो सीड होते हैं। पॉल असल में हमने क्या पढ़ा है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स किस में होता है, उसमें क्या नाम है, बरगद के पेड़ के उसमें होता है ना। बरगद का फ्रूट देखा है, पीपल का, बरगद का, उसमें हजारों बीज होते हैं। अंजीर उसी फैमिली का है। तो वो जो दांत में लगता है ना, वो बीज होते हैं। कुछ दिन पहले वीडियो चली हुई थी कि उसमें इंसेक्ट मर जाता है। फेक नहीं थी, पर स्टिल वो प्रॉपर नहीं थी। ऐसे तो हनी बी में हनी मरी रहती है, उससे क्या मतलब है। ठीक है, या तो खाओ या मत खाओ, है ना, उससे कुछ नहीं होगा। है, अरे आओ ठीक है, वो इतना बड़ा बिजनेस है, सब खराब नहीं हो जाएगा। हाँ, किसको पता चल रहा है, कोई जाके रील को रिसर्च थोड़ी कर रहा है, सब रील देख के खुश हो रहे हैं। अंजीर में सीड होता है बेटा, जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें सीड होता है। ठीक है, अंजीर खाने से थोड़ी कुछ होगा, खाना खाए कर बस, ये सब फर्जी चीजें। पेट भर के खाना खाए कर और पढ़ाई करा कर बस। हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एज में कुछ नहीं जरूरत है। चलो, जल्दी करो बेटा। जल्दी, फास्ट। लिख लिया? एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो। हम लोग पढ़ रहे हैं दो छोटी चीजें इसमें बता के, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जल्दी, फास्ट। लिख लिया बेटा? आपको लिखने का टाइम देता हूँ, आराम से बात बात करके आराम से तसल्ली से लिखते हैं सारे बच्चे। ऐसा लगता है रिलैक्स कर रहे हैं एकदम। क्लास बायो की जो बॉटनी किया ना, वो रिलैक्स करने के लिए है। हाँ, थक जाते हैं तो यहाँ रिलैक्स करते हैं आराम से बैठ के, है ना। क्या चीज बेटा? एफिशिएंट? एफ्लिक्शन वो ब्रोंकाइटिस को कह रहा है, इन्फ्लेमेशन एक तरह का। इन्फ्लेमेशन है ना, उसी को बोल रहा है वो। ब्रोंकाई का होगा या एल्वेलाई का होगा। एल्वेलाई का होगा तो क्या हो जाएगा, अस्थमा। आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। लिख लिया? जल्दी लिख, बैठा आराम से। हाँ बेटा। नहीं, डायग्राम में तो लिखा मैंने, क्वेश्चन भी दिया इसका कि क्या नाम है, शेक आता है, इसकी क्रीम आती है, वो तो ठीक है, वैसे खाली पूछ देगा। लेकिन डायग्राम, इतना डिटेल डायग्राम ऐसे डालता नहीं है। बहुत रेयर होगा कि कोई डायग्राम डालेगा वो ऐसे। ठीक है, चलो आ जाओ। थर्ड क्या है बच्चे? मैंने क्वेश्चन दिया हुआ इसमें आपके असाइनमेंट में कि हमारे पास पॉलन ग्रेन से क्या क्या बनता है, टैबलेट, सिरप। उसमें देखो शेक भी लिखा हुआ है, क्रीम भी लिखा हुआ है। हाँ, अब आ जाओ जरा, वायबिलिटी ऑफ पॉलन, इधर देखेंगे सारे बच्चे। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ये क्या होता है, सुने ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक बार एंथर से निकल गया, हो सकता है वो 5 दिन में स्टिग्मा पे गिरे, 10 दिन में गिरे, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम होता है, तब तक ही वो पॉलन ट्यूब बना सकता है। हो सकता है कि 10 दिन मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद अगर वो कहीं सही जगह गया भी, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो वायबिलिटी का मतलब होता है एक बार एंथर से पॉलन ग्रेन निकल गया, मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी बोलते हैं। तो वायबिलिटी जैसे सीड की होती है ना, ऐसे इसकी होती है। तो मैक्सिमम टाइम अप टू विच क्या बना सकता है, इट कैन फॉर्म क्या, इट कैन फॉर्म पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का मतलब होता है जर्मिनेट करना। यस, पॉलन जर्मिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है? जर्मिनेट का मतलब होता है पॉलन ट्यूब बनाना। अब सुनो ध्यान से, वायबिलिटी डिपेंड करती है किन चीजों पे, समझो। वायबिलिटी डिपेंड करती है, एनसीईआरटी लिखती है टेम्परेचर पे, आसपास क्या टेम्परेचर है, और डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पे, और डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्पीशीज पे। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइप ऑफ स्पीशीज। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, गेहूं देखा होगा उन्होंने,
गेहूं में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और ये सारा, ये एक फ्लावर है बेटा, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ऐसे फ्लावर होता है। हर एक फ्लावर एक सीड बनाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक जो गेहूं की, जिसे हम बाल कहते हैं गेहूं की, वो जो गेहूं का स्ट्रक्चर होता है वीट का, हर एक में कम से कम मान लो 30 सीड है, 20 सीड है, ठीक है। हर एक पहले से एक फ्लावर था। गेहूं में पॉलिनेशन जब वो बंद होता है ना, तभी हो जाता है। तो उसका पॉलन ग्रेन निकल के आधा घंटा 5 मिनट भी वाइबल रहेगा, क्योंकि पॉलन को बाहर जाना नहीं है। वो वहीं पॉलिनेट करके क्या बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप ऐसे समझो कि वीट के अंदर पॉलिनेशन बड स्टेज में हो जाती है। बड मतलब अभी फ्लावर नहीं बना है, बंद बंद की स्टेज में ही हो जाती है। उससे फायदा ये होता है कि पॉलन ग्रेन अगर कम देर के लिए भी वाइबल है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नहीं तो आप अगर देखो कि गेहूं की कितनी ज्यादा क्रॉप उगाते हैं हम, समझो, उतनी क्रॉप अगर पॉलिनेशन पर डिपेंड होती, वो भी इंसेक्ट इंसेक्ट पे, तो शायद आधा गेहूं भी नहीं उगता जितना हम उगाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? उसमें क्या होता है, गेहूं और राइस में खासकर वो बंद रहता है, उसी में पॉलिनेशन हो जाता, खुलता नहीं है। और उसका जो पॉलन है उसकी वायबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है ज्यादा देर तक। तो हमारे पास एनसीईआरटी लिखती है कि जो राइस है, राइस मतलब पैडी बेसिकली, जो पैडी है और वीट है, उसकी वायबिलिटी हाफ एन आवर की होती है। हाफ एन आवर की होती है वायबिलिटी। मेरी बात समझ आ रही है? वायबिलिटी कितनी है? हाफ एन आवर की। अगर मुझे इंसेक्ट से पॉलिनेट कराना है या कहीं और भेजना है, जैसे मेरे पास 3 फैमिलीज हैं, ये पूछा हुआ है बेटा, सोलेनेसी, रोजेसी। रोजेसी की कोई एग्जांपल याद है किसी को? हाँ, रोज प्लम पीच। यस, कौन सा गाइनस होता है? मालवेसी कहां से आ गई? पेरीगाइनस होता है। और सिनकार्पस, एपोकार्पस? एपोकार्पस होता है। क्या होता है? एपोकार्पस होता है। रोज फैमिली के जो एग्जांपल है, रोज और लोटस, किसमें था? एपोकार्पस में था। ये 3 फैमिलीज हैं, इनके कुछ मेंबर्स की वायबिलिटी, सबके लिए लिखी है एनसीईआरटी लिखा है सम मेंबर्स, ऑल नहीं लिखा। वायबिलिटी मंथ्स तक होती है। अब ऐसा तभी रिस्पॉन्स चाहिए होता है हमें, तब चाहिए ये चीज, क्योंकि वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होगा, टाइम लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब हमारे पास बेटा एक टॉपिक और है, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलन बैंक लिखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलन बैंक क्या होता है? हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पे, जिसे हम -196 डिग्री सेल्सियस है, उस पे पॉलन को स्टोर करते हैं। पॉलन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब ध्यान से सुन, देखो, हम गेहूं की सबसे पहले हमारे पास वाइल्ड वैरायटी थी, उसके बाद एक वैरायटी आई, दूसरी आई, ऐसे करते करते अभी हम मान लो V5 उगा रहे हैं। जैसे फार्मर्स को हमने V5 वैरायटी दे रखी है, बीच में बहुत सारी वैरायटी थी, ठीक है। अब क्या है कि मान लो फार्मर को तो हमने ये वाली वैरायटी दे रखी, तो इन वैरायटीज का क्या होगा, इन वैरायटीज को हमें सेव करके रखना होता है। सेव करने के 2 तरीके हैं। पहला, उनका बीज रख लो। बीज आप रखोगे तो 4-5 साल में बीज खराब हो जाएगा, तो हमें उसको बार बार उगाते रहना पड़ता है। ये काम कौन करेगा? किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है एग्रीकल्चर का, जैसे IARI जो पूसा रोड में है, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी ऐसी क्यारी बना लेते हैं, उसमें वो उन वैरायटीज को ग्रो करते रहते हैं जो अब यूज नहीं होती, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो यूज कर ले। कैसे पड़ेगी जरूरत? मान लो अचानक से कोई बीमारी आ गई, डिजीज फैल गई, बीमारियों के इलाज प्लांट में उनकी पुरानी वैरायटीज में होते हैं, उनके साथ क्रॉस करके जब नई वैरायटी बनाते हैं ना, तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट मिल जाता है। तो इसीलिए उनको मेंटेन रखना है। उनको क्या करना है? मेंटेन रखना है, जिसको हम पहले पढ़ाते थे जर्म प्लास कलेक्शन। किसी तरीके से मेंटेन रखना है। एक तरीका और होता है मेंटेन का, कि पॉलन स्टोर कर लो। क्या स्टोर कर लो? पॉलन स्टोर कर लो। तो पॉलन को स्टोर कैसे करते हैं लंबे समय के लिए? लिक्विड नाइट्रोजन में। इसीलिए जब आप इसका यूज पढ़ोगे ना, तो ये यूज होता है किसमें? प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग में कैसे यूज होता है? आपने एक पुरानी वैरायटी का पॉलन रखा हुआ है, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप प्लांट ना भेज के पॉलन भेज रहे हो स्टोर करके। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरा क्या है बेटा, ये स्टोरेज है जीनोम का। किसका स्टोरेज है? जीनोम का। जीनोम क्या होता है, किसी को आइडिया हो? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको जीनोम कहते हैं।
तो अगर मैं इसको कंजर्वेशन का मेथड बोलूं, जैसे आपने पढ़ा है उसमें इकोलॉजी में इन सिटू एक्स सिटू, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ये कैसा है? ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू कंजर्वेशन होता है कि आपने टाइगर बचाने के लिए फॉरेस्ट बचा लिया और टाइगर को उठा के आप जू में ले गए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स सिटू बोलते हैं। इन सिटू मतलब वहीं बचाना। अब पॉलन ग्रेन को आप लो टेम्परेचर में स्टोर करके बचा रहे हो, एक तरीके से जीन बचा रहे हो जो आप स्टोर करना चाह रहे हो। इसको हम कौन सी कंजर्वेशन बोलेंगे? एक्स सिटू बोलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन? उसमें आ सकता है नेशनल पार्क, उसमें आ सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें आ सकता है बायोस्फीयर रिजर्व, और फोर्थ ऑप्शन में वो पोलन बैंक लिख सकता है। समझ में आ रहा है? तो पोलन बैंक एक्सिटू कंजर्वेशन है। दो यूज है उसके, एक प्लांट ब्रीडिंग में यूज होता है, दूसरा एक तरह से स्टोरेज है जीनोम का। क्लियर है? किसका स्टोरेज है? जीनोम का। जल्दी बनाइए, चलिए जल्दी बनाइए। हम लोग वो पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला। जिन बच्चों को लग रहा हो समय हो गया बेटा, अभी तुम जियोगे कुछ साल और, अभी समय नहीं हुआ है ना? लंबा जियोगे। टिश्यू कल्चर, हाँ टिश्यू कल्चर, हमने टिश्यू को, हाँ एक्सिटू आएगा। लिख लिया भाई? एनसीईआरटी पढ़ ले भाई, नाराज है तू तो है? आज गलती से आ गया मेरी क्लास में, ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चे आज गलती से फंस गए, क्लास में रुक गए, नहीं तो नीचे घूम रहे होते हैं चाय पीने के लिए। नहीं, हाँ कुछ दिन बाद वहां हो सकता है तुम इंटर्नशिप चालू कर दो चाय की टपली पे, नहीं है ना? 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद अपनी खोल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, इंटर्नशिप करके, है ना? आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन कितने टाइम तक वो सही रह सकता है? जब तक पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फिर वायबिलिटी कैसे नापेंगे? सही है, पूरा कोर्स करके चाय बनाने का, है ना? हाँ हाँ, चाय वाय बनाओ, देश के पीएम बनो, है ना? ठीक है, हाँ राजा से भी ऊपर जाओगे ऐसे तो, हाँ, महाराजा बन जाओगे। सही है। है, हाँ हमारे इधर से कहाँ लड़ रहे हैं? वो हार जाएंगे भाई ऐसे। मैं मानता हूँ तुझे बेटा, ग्राउंड पे रियलिटी अलग चलती है। वो कोई कोई कुछ नहीं जानता क्या हो रहा होता है ना? अब यहाँ पर तुम लोग जिन लोगों के बगल में बैठे हो, गांव में जाके एकदम दुश्मनी हो जाएगी। अभी जो दोस्त बना रखा है ना, कहेगा देखो ये हमारे गांव का नहीं है, ये दोस्त नहीं हो सकता। तो गांव में अलग चीजें चलती हैं, वहां के मुद्दे दूसरे हैं। लोग यही देखता रहता है अपना फायदा। मेरे यहाँ से नहीं है भाई वो, हमारा एरिया अलग है, वो नहीं है। वो जहाँ से है वो एरिया जो है वहां पर मतलब वैसे है, लोग जाकर काफी ज्यादा बसे हुए हैं वैसे, तो इस वजह से उनको दिया होगा टिकट। ठीक है, हमें क्या करना? सपोर्ट कैसे कर दे? है, टाइम पास कर रहा है भाई अभी है। बेटा पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं होगा इन बातों से। ये सारी बातें ना रील में ही अच्छी लग रही हैं, इनसे पेट नहीं भर रहा है। हाँ, अच्छा तुम लोग ये सुन के दुश्मन बनाने निकल जाते हो? हैं? ये मत किया करो भाई, कोई पीट पीट देगा रोड पे बिना बात के। प्रीवेलिंग मतलब आसपास का टेम्परेचर, उसमें क्या लिखा हुआ है? ह्यूमिडिटी और प्रीवेलिंग टेम्परेचर लिखा है। इसका मतलब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आसपास जो तापमान होगा, जैसे मान लो आज टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो जो पॉलन निकले और 20 डिग्री पे निकले, दोनों की वायबिलिटी में फर्क होगा, ये कहना चाह रहा है वो। प्रीवेलिंग का ये मतलब होता है। चले आगे, चलिए। जिन्होंने लिख लिया कृपया करके एनसीईआरटी पढ़ ले।
जितना पार्ट पढ़ा वहां से एक क्वेश्चन आता है अभी तक, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा जो आपने ध्यान रखना है। चलिए, लिख लिया, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उसके साथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके गैमेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, पिस्टिल और कार्पल। आपकी एनसीईआरटी पिस्टिल और कार्पल को सेम लेके चलती है, कुछ महान टीचर बताते हैं ये अलग भी होती है, तो मुझे नहीं पता क्या अलग है, पर ठीक है होता होगा। तो पिस्टिल और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं आप, ठीक है। वर्ल ऑफ कार्पल को क्या बोलेंगे, किसी को याद है? वर्ल ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? गाइनोशियम क्या है, वर्ल है बेटा, प्लीज फोकस करो। वर्ल ऑफ कार्पल को हम गाइनोशियम बोल रहे हैं। अब ये इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म लिखता है। स्टिग्मा हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, कौन लैंड कर रहा है यहां पर, पॉलन। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए। होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एडेप्टेशन वेरिएशन स्टिग्मा में मिलती है, क्योंकि स्टिग्मा को सरफेस एरिया बढ़ाना है पॉलन ग्रेन को लाने के लिए। स्टिग्मा हवा वाले पॉलन को पकड़ने के लिए फेदरी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको स्टिग्मा वाले स्ट्रक्चर में मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर किसके लिए, फॉर पॉलन। तो पॉलन के लिए हमारे पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास ये है स्टाइल। स्टाइल भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर है, और किसके बिलो है, स्टिग्मा। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि क्लास 11th में वो लिख रहा है अबव ओवरी, और क्लास 12th में लिख रहा है बिलो स्टिग्मा। पता नहीं उसको ऐसे क्यों समझ में आया, बिलो स्टिग्मा। ये समझ में आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, वो कहीं से एक्चुअल में क्या, एनसीईआरटी जब बनाई गई थी तो कई लोगों ने मिलके खिचड़ी बनाई थी, कट पेस्ट किया था। तो जिसको जहां से डाटा मिल गया उसको दूसरे के डाटा से मतलब नहीं है। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर वो लिखता है कि ओवरी के ऊपर है, और यहां पर लिखता है वो स्टिग्मा के नीचे है, तो एक ही बात लिख देता दोनों जगह, कोई फर्क नहीं है, पर बात एक ही है वो, ठीक है, आपको वो समझनी है। अब यहां पर क्या है, ये ओवरी की बात कर रहे हैं, ओवरी भी डिप्लॉयड होती है, और ये बेसल बल्ज पार्ट है। कैसा है, बेसल, बेसल मतलब नीचे, बल्ज पार्ट है। अब क्या होता है बेटा, इनसाइड ओवरी हमारे पास चैम्बर होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, चैम्बर्स। इन चैम्बर का कोई नाम बताएगा, लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं इनको, लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। अब उस लॉक्यूल में प्लेसेंटा होता है। एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कि जैसे हम लोग यहां पर इस तरीके से बना रहे हैं, ये ओवरी है, तो इसमें मेरे पास इस तरीके से चैम्बर्स बने हुए हैं, ऐसे जो हम टमाटर में चैम्बर्स देख पाते हैं ऐसे, ठीक है, नींबू में देख पाते हैं, तो इस तरीके से चैम्बर्स बने हैं। इन चैम्बर्स पर ये प्लेसेंटा है बेटा, ये क्या है, प्लेसेंटा है, यस। अब इस प्लेसेंटा पर हमारे पास, इस प्लेसेंटा पर हमारे पास ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, यस। प्लेसेंटा पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना है कि इनसाइड लॉक्यूल हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इनसाइड लॉक्यूल क्या है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है, जिस पर क्या है, ओव्यूल है, ऑन विच हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब याद करो, हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा था, नंबर ऑफ कार्पल वाला, याद है किसी को? कितने कितने कार्पल होते हैं? सबसे पहले मोनोकार्पलरी, एग्जांपल बताओ मोनोकार्पलरी के।
हाँ, मोनोकार्पलरी के एग्जाम्पल, एक था मैंगो, सिंगल कार्पल है। हाँ भाई, क्या क्या आएगा? मैंगो, कोकोनट, वीट और फैबेसियई। मैंगो, कोकोनट, वीट आ गया तो पैडी भी आएगा क्योंकि फैमिली सेम है। और हमारे पास फैबेसियई। इनमें एक ही कार्पल होता है पर सीड ज्यादा होते हैं। एक्चुअल में मैनी ओव्यूल होते हैं फैबेसी में, पर कार्पल एक ही है। दूसरा हमारे पास आता है बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी में दो ऑप्शन होते हैं। हाँ, इसमें दो ऑप्शन थे। एपोकार्पस, याद आ रहा है किसी को एपोकार्पस क्या है? फ्री कार्पल है, ठीक है। फ्री कार्पल, हाँ भाई, फ्री कार्पल कौन सा फ्रूट बनाते हैं? सिंपल एग्रीगेट कंपोजिट। फ्री कार्पल कौन सा फ्रूट बनाते थे? एग्रीगेट। याद करो, बहुत सारे कार्पल शरीफा बनाते थे, हर एक कार्पल एक उसका वो बनाता था फ्रूटलेट। तो फ्री कार्पल जो फ्रूट बनाते हैं वो कौन सा होता है? एग्रीगेट होता है। सिन कार्पस का क्या मतलब होता है? फ्यूज कार्पल। क्या मतलब है? फ्यूज कार्पल। तुम्हारे सिलेबस में मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी के एपोकार्पस और सिन कार्पस के एग्जाम्पल याद करने हैं। एपोकार्पस का माइकीलिया है, डायग्राम दे रखा है बेटा। क्या एग्जाम्पल है? माइकीलिया। और सिन कार्पस का है पेपेवर। सिन कार्पस का क्या है? पेपेवर। ड्रग्स वाले चैप्टर में है। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पास पेपेवर। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमारे पास नंबर ऑफ ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ओव्यूल एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर किसी ओवरी में सिंगल ओव्यूल है तो सीड कितना होगा? एक ही सीड होगा। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मैंगो दिया है, वीट दिया है और पैडी दिया है। मैंगो, वीट और पैडी। डायग्राम है सबके पास? उस डायग्राम के नीचे देखो लिखा हुआ है, डायग्राम के जस्ट नीचे राइट अप में लिखा हुआ है सिंगल ओव्यूल, मैनी ओव्यूल। मैनी ओव्यूल में कितने सीड होंगे? मैनी सीड होंगे। उसका एग्जाम्पल एक तो वाटरमेलन लिखा है, हाँ, पपाया लिखा है, और ऑर्किड लिखा है। ऑर्किड और किस लिए याद करना है? हाँ भाई, ऑर्किड और किस लिए याद करना है? ऐसा मोनोकोट है जो नॉन एंडोस्पर्मस है। याद आया? ऑर्किड आपको किस लिए याद करना बताता हूं। ऑर्किड याद करना है, एक ऐसा मोनोकोट है जो नॉन एंडोस्पर्मस है। दूसरा, ऑर्किड आपने यहां याद करना है कि बहुत सारे सीड होते हैं। तीसरा, एनसीईआरटी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जगह और लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स में भी ऑर्किड्स लिखा हुआ है। जो एपोमिक्सिस है ना, चेक करो एक बार जरा। एपोमिक्सिस जहां टॉपिक दे रखा है उसके जस्ट ऊपर की 3-4 लाइनों में मिलेगा। लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट में चैप्टर के, एपोमिक्सिस है, उसके जस्ट ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स लिखे हुए हैं। उसमें एग्जाम्पल में ऑर्किड है। मिला किसी को? ऑर्किड, स्ट्रीगा, ओरोबैंकी, फिग। मिला बेटा? एक जगह और है, वहां पर सूडो कॉपुलेशन में, कॉपी पोड्स वाला, कॉपी पोड्स है नहीं, नहीं नहीं, सूडो कॉपुलेशन में बी, बम्बल बी, ऑफ्रिस, मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑफ्रिस। याद आया? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का लास्ट पेज। किसी को मिला? नहीं मिला तेरे को बेटा? ये तो लिखा हुआ है यहां पे। हाँ बेटा, ऑर्किड, मैंगो। ऑर्किड मैंगो का क्या रिलेशन है? मैंगो कोकोनट का हेड रूप। ठीक है बेटा, इतना कर लो, कल करेंगे इसके आगे। वाह, कितने खुश हैं, इतने ज्यादा खुश मतलब